गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें अब 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 और n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपको उदाहरण में बताया गया है, जहां पे क्या था 4 के पावर n। ठीक, तो क्या था उसमें, यदि संख्या n शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित ही इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ठीक, यदि संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित ही इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ठीक, जैसे संख्या n की बात करें तो 6 की पावर n बराबर, यदि हम 1 रखें तो बराबर 6 आ जाएगा। यदि n बराबर 1 2 3 अंडर कुछ भी सकते हैं। यदि n बराबर 2 लिखा आपने तो 6 2 6 36 आ गया। तो संख्या शून्य पर समाप्त हो गई नहीं हुई। कोई यहाँ कह रहा है कि यदि संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित ही इसके भाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ठीक, किंतु यह क्या है, संभव नहीं। ठीक, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं। इसलिए क्या, n संख्या n के लिए 6 की पावर n पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, यानी कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ बताया क्या 6 की पावर n था, n बराबर आप कोई भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 या 6 बार 2 या 36 3 लेंगे तो 16 होगा। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ कोई भी मान लेंगे तो हम देखेंगे कि संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसे गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक, तो यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 6 पावर n का फैक्टर करके देखा तो 2 गुणे 3 की पावर n, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n इनटू 3 की पावर n। तो हमने देखा कि इसका जो गुणनखंड आ रहा है भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 इसे चलता रहेगा और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, इसके भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, इसलिए यह कोई भी ऐसा मान नहीं है जो कि अपनी संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ठीक, व्याख्या करना है कि यह भाज्य संख्या है। ठीक, तो भाज्य संख्या पहले होती क्या है। ठीक, वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त एक और उस संख्या के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होते हैं, वे संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे मैं बात करूं, मान लो हमने लिख दिया 16। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, गुणे 1 भी लिख सकते हैं। कैसे निकला 16 2 8 फिर 2 4 फिर 2। ठीक, ठीक, तो भाज्य संख्या वे होती हैं जिसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड एक और उस संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका अभाज्य गुणनखंड एक और खुद वही संख्या होती है। ठीक, तो यदि ऐसा होगा इसमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होंगे इसके, तो यह संख्याएं भाज्य होंगी। ठीक, देख लेते हैं। पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3। ठीक, तो इसको प्लस 3 एक मिनट, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपका छूट गया है, यहाँ 3 नहीं 13 है। ठीक, यहाँ 13। तो चलिए हल करते हैं। देखिए इन दोनों को हल करने के लिए यहाँ आपके पास 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3। ठीक, तो इन दोनों पार्ट में हम देख रहे हैं, दोनों भाग में क्या काम है, 13 काम है। 13 में निकाल लिया, अब क्या बचा 7 गुणे 11 इधर बचा प्लस, यहाँ 13 निकल गया तो क्या बचा 1। अब आपका हो गया 13 गुणे 11 से 77 प्लस 1 78। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए इसमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी प्राप्त हुए 13 2 3, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। ठीक, लिखेंगे चूंकि इस संख्या में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, ठीक इसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। देखिए इन दोनों पार्ट की बात करें, देखिए यहाँ प्लस आप पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस भी संख्याओं को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। यह गुणे के रूप में है, यहाँ तक तो यह एक ही संख्या है और यहाँ प्लस 5 हो गया तो और 2 भाग हो गए। इन दोनों भागों में आप देखेंगे क्या कॉमन है, 5 कॉमन। 5 कॉमन लेने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट में संख्या को लिखने के बाद इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे कि इसमें भी क्या आएगा, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी प्राप्त होंगे। ठीक, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हम लिखते नहीं, इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कराए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे, मतलब कम से कम कितना समय लगेगा। तो ऐसी संख्याओं के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ठीक, 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2
गुणे 3 गुणे 3। नहीं समझ आएगा तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था 18, ठीक। इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 18 फिर 3, ठीक। तो आ गया 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और क्या है 12 बराबर आपका हो जाएगा 18 को निकाल लीजिए, 2 छक्के 12 2 3 6, ठीक। आपका आ जाएगा 2 गुणे 3। अब एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या बताया गया एलसीएम निकालने के लिए उभय डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को लिखते हैं। ये हो गया उभय डिस्ट और ये हो गया उभय डिस्ट, ठीक। तो आपका हो गया 2 गुणे 3, ठीक। अब क्या बचा, इसमें 3 बचा, इसमें 2 बचा, तो 2 गुणे 3 पूरा कर लीजिए, देखते हैं 6 में 12 पे 36, ठीक। तो 36 मिनट पश्चात वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट पश्चात वो अपने प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे आपसे कम पूछ रहा है कितने समय पश्चात मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।